ये समझ लिया था। पहला और दूसरा वर्ड समझा था डेवलपमेंट, एंड उसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स समझे थे टू मेजर द ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स बनाएंगे, एंड प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ है एंड उसका साइट ऑफ ग्रोथ क्या है, कहाँ की सेल्स हमारी ग्रो करती हैं, साइट ऑफ ग्रोथ प्लांट में कहाँ है इन प्लांट बॉडी। तो आपके पास आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ आपने पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम देख लिया था, है ना, लेटरल मेरिस्टेम देख लिया था। यही सेल्स हमारी यहीं की डिवाइड करके और प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ या अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है। अब इनके ग्रोथ के फेजेस की बात करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना। पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो किसी भी प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है एंड एक पर्टिकुलर साइट पे ग्रोथ होता है, तो उनको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, और वो 3 फेजेस का नाम देखो। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज, एंड थर्ड वन इज द मैच्योरेशन फेज। इनके वर्ड से ही बड़े आराम से इसको आप समझ सकते हो। जैसे पहले फेज की बात करें, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रॉपर्टी क्या था, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, है ना। इस फेज में सेल्स डिवाइड करती हैं। इस फेज में जो जहां भी प्लांट बॉडी में ग्रोथ हो रहा होगा, है ना, जैसे चाहे वो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, बेसिकली इन दोनों की बात करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स डिवाइड होती है, सेल्स डिवाइड, इनका सिर्फ इतना काम है इस फेज में, सेल्स डिवाइड होके अपना क्या करेगी, डिवीजन का पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द नंबर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फेज इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल का जो वॉल्यूम है, डिवाइड होके जो सेल बनी, वो एज कम जो एक मैच्योर सेल के साइज के कंपैरिजन में छोटी होती है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। इसका जो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा उससे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। एंड लास्ट फेज का जो प्रॉपर्टी है, लास्ट फेज में क्या होता है, जो सेल डिवाइड होके अपना वॉल्यूम इलोंगेशन फेज में जाके, जैसे मान लिया कि एक सेल हमारी कोई है जो डिवाइड होके एक मास ऑफ सेल बना ली, है ना, ये हमने कुछ 3 सेल बनाया, फिर इसका इलोंगेशन हो गया, इन सभी सेल ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया। अभी ये सारी सेल्स आइडेंटिकल होंगी, अभी ये सारी सेल्स कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। मैच्योरेशन फेज में इन सेल्स में हो सकता है कि ये सेल किसी दूसरे बॉडी पार्ट का हिस्सा बने, ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। तो मैच्योरेशन फेज में सेल्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं। सेल्स में कैसे आते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कुछ बेसिक सा एग्जांपल ले लो, आपको जो टिश्यूज पता है, जैसे आपने अपने ह्यूमन बॉडी का पढ़ा हुआ है ब्लड सेल्स के बारे में, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ा था, क्या सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है? तो आप कहोगे नहीं। ऐसे बोन सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनका भी स्ट्रक्चर अलग है। स्किन में एपिथेलियल सेल्स हैं, उनका भी सेल्स शेप, साइज एंड उनका स्ट्रक्चर अलग है एक्चुअली। जैसा स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिस तरह का सेल में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, उसका रोल वो वैसा रोल प्ले करेगा, है ना। अब स्किन का रोल अलग है, आपके इंटरनल ऑर्गन लीवर का रोल अलग है ना। लीवर एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, स्किन एक बैरियर का काम कर रहा है, तो स्किन का सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उनका कॉम्पोजिशन अलग है ना। लेकिन लीवर के सेल्स का काम क्या है, टू सिक्रीट द बाइल जूस, है ना। तो बाइल जूस जो सिक्रीट करने वाले सेल्स का कॉम्पोजिशन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, एंड दैट इज द मैच्योर, ये जो रोल है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इस फेज का प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस फेज में बस इतना सा काम होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, एंड ये कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन, एक वर्ड अभी हम ऐड करेंगे,
डिफरेंशिएशन, हर एक जैसी सेल जो ग्रुप ऑफ एक आइडेंटिकल सेल्स हैं उनको अलग अलग रोल देना, दैट इज द मैच्योरेशन फेज का रोल है। अब एक एक फेज को देखो, फिर आप इस पिक्चर को समझ पाओगे। अभी ये पिक्चर मत देखना। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती हैं, बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, एंड रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। चाहे वो रूट अपेक्स की बात हो, चाहे शूट अपेक्स की बात हो, एक पेरेंटल सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड होती रहेगी और ये कांस्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंटली ये चलता रहेगा एपिकल मेरिस्टेम्स पे। ये 2 में फिर डिवाइड कर जाएगी, ये भी जो आपकी डॉटर सेल बन रही है ये भी 2 में डिवाइड कर जाएगी, और आगे ये फर्दर साइकिल चलती रहेगी। जो प्लांट बॉडी में हम मेरिस्टेम्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें यहाँ, चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, इस एपिकल मेरिस्टेम पे, ये कौन सा एपिकल मेरिस्टेम कहा जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, इनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहेंगी, यही इनका काम है। और मेरिस्टेमेटिक फेज में वहीं हम बोलेंगे, उन्हीं सेल्स को बोलेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक फेज में है जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही हैं। जिनका डिवीजन रुक गया, दे आर नॉट इन द मेरिस्टेमेटिक फेज। बात समझ आ रही है? बोलो। अब यहां की जो सेल हैं एपिकल, चाहे सूट की बात कर ले या रूट की बात कर ले, यहीं की सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही होती हैं। प्लांट बॉडी में और जो सेल्स हैं कहीं बीच की या स्टेम की और सेल्स हैं, वो लगातार डिवाइड नहीं करती हैं, वो कांस्टेंट डिवीजन में नहीं होता, इसलिए उन सेल्स को हम नहीं बोलेंगे कि वो मेरिस्टेमेटिक फेज में है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज का प्रॉपर्टी समझ आ गया क्या है, सेल्स लगातार डिवाइड करती रहे जिस भी फेज, जहां जिस भी पार्ट का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक फेज में वो सेल्स हैं। इन सेल्स के जो इस रीजन में जो सेल्स होती हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस तरह की प्रॉपर्टी वाली सेल्स होंगी। पहला, सेल का साइज जो होगा स्मॉल होगा, है ना, विद एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। अब इसका कोई मतलब बताए। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत सारे होते हैं जो एपिकल मेरिस्टम्स की सेल्स हैं, जैसे ये एक कोई सेल है ना, इसके बगल वाली जो सेल है, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत सारे होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या था, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो बनता है उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कह देते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बहुत होते हैं इनके मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं, उन मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं एंड इनको रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत है। जो कोई सेल डिवाइड कर रही है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, एंड रॉ मटेरियल की सप्लाई मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज का ये कनेक्शन है। एक सेल दूसरे सेल से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इसी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से करता है, इसलिए इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस ज्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं क्योंकि सेल्स छोटी होती हैं। आप बड़े पत्थर को इकट्ठा करके रखो तो गैप्स ज्यादा आएंगे बीच में, जो खाली जगह होगा वो ज्यादा आएगा। छोटे छोटे पत्थर रखोगे तो बहुत छोटा सा वो गैप जो होगा बहुत छोटा रहता है या ना के बराबर रहता है ना। तो ये छोटी सेल्स, क्योंकि सेल्स डिवाइड करके जस्ट बन रही है, छोटी साइज की सेल्स होती है, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। अगर हैं तो बहुत स्मॉल साइज के, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सिर्फ प्राइमरी नेचर का होता है। जब आपने प्लांट सेल पढ़ा था, सेल वॉल पढ़ा था, तो सेल वॉल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़ा था आपने, है ना। तो जो सेल वॉल यहाँ होता है वो सिर्फ प्राइमरी टाइप का, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, टर्शियरी नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है। सेकेंडरी टर्शियरी सेल आते सेल वॉल आते आते सेल मर जाता है ना। तो ये लिविंग सेल्स हैं, तो ये इनमें इनके पास सिर्फ कैसा सेल वॉल होता है, प्राइमरी टाइप का होता है, वो भी सेलुलोजिक है, और कोई डिपोजिशन नहीं है, लिग्निन सुब्रेनिन टाइप का डिपोजिशन नहीं है। वो तब आता है जब सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल बनते हैं। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड possesses लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तो आप जरा याद करो KI, स्मॉल सेल का
KI का वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज सेल। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो KI का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस का साइज सेल के साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, तो इनके पास न्यूक्लियस बड़ा भी होता है ना। तो ये कैरेक्टर्स हैं किसी भी मेरिस्टेमेटिक फेज में रहने वाली, पाई जाने वाली, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन सेल्स के पास हैं, दैट सेल्स आर इन मेरिस्टेमेटिक फेज। बात समझ आ गई? बोलो, इतनी बात तो अब क्लियर हुई होगी। मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब क्या है? इन प्रॉपर्टीज वाली सेल्स चाहिए। जिन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टीज हैं वही मेरिस्टेमेटिक फेज में है, जिनके पास ये नहीं है वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक फेज में नहीं है। दूसरा फेज है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज की बात करें तो पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। यहां आपको एक बात समझनी है, सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। ये वर्ड थोड़ा टेक्निकल है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, है ना, जो आपके बिल्कुल पास हो, है ना। जैसे ये आपके पास स्टैंड है तो आप ये बोलोगे कि प्रॉक्सिमिटी इनसे इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड वन, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हुआ? नियर बाई जो स्ट्रक्चर हो। अब क्या स्टेटमेंट है? जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल पास हो, प्रॉक्सिमल हो, नजदीक हो, वो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को किस फेज में? फेज ऑफ इलोंगेशन। जैसे मान लिया कि हमने ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है और यहाँ की सेल्स ये अभी मेरिस्टेमेटिक फेज में है ना। ये इतनी सेल्स हमने मान लिया कि मेरिस्टेमेटिक फेज में है, लेकिन इसके बाद की जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक फेज में नहीं है। तो इनको हम, इनके बिल्कुल पास वाली सेल जो मेरिस्टेमेटिक फेज में अब नहीं है, मतलब उनके पास वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो किसी मेरिस्टेमेटिक फेज वाली सेल के पास होनी चाहिए, तो इन सेल्स को हम बोलेंगे क्या? सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन। बात समझ आ रही है? बोलो, इतनी बात तो क्लियर हुई? जो बिल्कुल इसके पास होगी, किसके पास? इस मेरिस्टेमेटिक जोन के पास, मेरिस्टेमेटिक सेल जो मेरिस्टेमेटिक फेज वाली सेल्स है उनके पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? इस रीजन की सेल्स कैसी होंगी, ये इनके कैरेक्टर्स कैसे होंगे? देखो, पहला इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन मतलब प्लांट सेल में आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, जब हम प्लांट सेल बनाते हैं तो ऐसा सर्कल नहीं बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमेशा हेक्सागोनल या पॉलीगोनल जैसा कुछ होता है ना। तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल का साइज कैसा होता है? लार्ज साइज का होता है, नंबर कम होता है। तो इन सेल्स का वैक्यूलेशन बढ़ा हुआ होता है एज कंपेयर टू जो सेल मेरिस्टेमेटिक फेज की है। उनके पास वैक्यूल होगा बट उस साइज में छोटा होगा। इनके सेल का वैक्यूल कैसा होगा? इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कंपैरिजन में। दूसरा प्रॉपर्टी है सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्ज कर जाती है, मतलब इनलार्जमेंट का मतलब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगता है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये है इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज्ड साइज। इंक्रीज्ड साइज, जैसे आप अपने बचपन की फोटो देखो और आप देखो तो क्या है? नाउ यू आर इनलार्ज्ड। अभी पता नहीं और कितना इनलार्जमेंट होना बाकी है, होएगा? ये तो भाई साहब बादल छूने वाले हैं, नहीं छूना, बाकी ठीक है, बारिश तो रोज होती रहेगी। फिर न्यू सेल वॉल डिपोजिशन मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स के पास कैसा सेल वॉल होता है? प्राइमरी। इसके पास कैसा सेल वॉल और आ जाएगा? प्राइमरी के बाद, मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी सेल वॉल होगा, हो सकता है टर्शियरी सेल वॉल आ सकता है, टर्शियरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो सकता है। तो इन सेल्स के पास एडिशनल सेल वॉल डिपॉजिट होगा, एडिशनल मटेरियल सेल वॉल का डिपॉजिट होता है। तो जब ये डिपोजिशन हो जाए, इस तरह का चेंज हो जाए, तो मेरिस्टेमेटिक वाली जो सेल्स हैं वो कैसी सेल्स हो जाएंगी? है ना, मतलब आपकी वो सेल इलोंगेशन के फेज में आ गई है। ये सब कुछ होगा, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस ये भी है।
मैच्योरेशन फेज में क्या हो जाएगा, अब देखो एक्चुअली टर्सरी सेल वॉल मैच्योरेशन फेज में ही डिपॉजिट होता है। अब देखो फिर से वही स्टेटमेंट है, सेल्स मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। फिर से वही आप डायग्राम बनाओ और आपको आइडिया लगेगा। ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, तो नीचे वाली सेल्स को आपने नाम दे दिया था क्या, कौन सा है ना, इलोंगेशन जोन। यहां अगर है, ये सेल्स हैं इलोंगेशन जोन की, तो इसके जस्ट पास वाली जो सेल है उसको आप क्या नाम दे दोगे, मैच्योरेशन जोन की सेल्स। तो कोई भी जो आपका मेरिस्टेम है वो 3 जोन से बना हुआ है। ये कौन सा जोन कहा जाएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन, ये कौन सा एलोंगेशन जोन, और ये कौन सा मैच्योरेशन जोन। बात क्लियर होगी। तो यही जो इलोंगेटेड सेल्स हैं दे गेट्स मैच्योर। वो मैच्योरेशन में क्या क्या उनमें चेंजेस आएंगे वो देखो। सेल्स में मैच्योरेशन होते टाइम क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज। जो जिस सेल का जितना भी साइज हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ या वॉल्यूम जितना उस सेल का हो सकता है, वो मैक्सिमम अपना साइज अटेन कर लेता है मैच्योरेशन फेज में। किसके टर्म्स में, वॉल थिकनिंग के टर्म में। वॉल थिकनिंग का मतलब यह हुआ कि कुछ सेल्स में सेकेंडरी वॉल ही बनता है, कुछ सेल में टर्सरी वॉल भी आ जाता है ना। जैसे पेरेन्काइमा है तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी वॉल आएगा, है ना। आपका कोलेनकाइमा में सेकेंडरी वॉल आ जाता है, टर्सरी वॉल स्क्लेरेनकाइमा में आ जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाता है, या इवन जब टर्सरी वॉल आ जाता है तो प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, सेल मर जाती है। बोलो इन तीनों फेजेस में किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। मुझे नहीं लगना चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपसे यही रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए बात की जाए तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में सेम बात होगी। ये सेल्स किसकी जोन की कही जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे नीचे होगा। फिर आपका कौन सा जोन आ जाएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन आ जाएगा। ये सेल्स किसकी कही जाएंगी, जोन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स आप बोलोगे। फिर उसके बाद जो सेल्स का जोन आएगा उनको आप क्या बोलोगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो कोई भी जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो मेरिस्टेम्स जहां पे भी हैं, वो मेरिस्टेम्स 3 जोन में डिवाइडेड होती हैं। 3 फेजेस में वो सेल्स हो सकती हैं, कुछ जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेंगी, कुछ जो इलोंगेशन के फेज में होंगी, अपना साइज बढ़ा रही होंगी, वॉल्यूम बढ़ा रही होंगी, कुछ जो एक अपना परमानेंट शेप साइज या मॉडिफिकेशन ले रहे होंगे। बोलो इसकी जरूरत आगे आपको पड़ेगी।